ओके, सो नाउ प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के स्टेप्स जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। पहला स्टेप होगा लोडिंग। लोडिंग क्या है? लोडिंग मींस कि ट्रांसलोकेशन आर द फ्लो ऑफ सक्रोज फ्रॉम मेसोफिल टिश्यू टू लीव फ्लोएम ट्यूब्स। बेटा, जब फोटोसिंथेसिस होता है, ग्लूकोज तैयार होता है, तो फौरन जो है ये ग्लूकोज सक्रोज में तब्दील होगा। सक्रोज क्या है? डायसैकेराइड है। फिर ये सक्रोज ट्रांसलोकेट होगा टू फ्लोएम टिश्यू, लीव फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू क्या है? फ्लोएम सेल्स, ट्यूब्स है। तो फिर जब ये ट्यूब्स के अंदर दाखिल होगा, सो इन द ट्यूब्स द कंडीशन इज हाइपरटोनिक। कंडीशन हाइपरटोनिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सोल्यूट की मिकदार बढ़ती है। और ट्यूब सेल के अंदर, ट्यूब्स लिविंग सेल है ना। व्हाट इज द ट्यूब सेल्स? ट्यूब्स आर बेसिकली द एलोंगेटेड लिविंग सेल्स। ट्यूब्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये ट्यूब लाइक है और उनकी जो एंड्स होते हैं वो बिल्कुल सीव की तरह होते हैं, उसमें पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, ठीक है। इन सुराखों की जरिए ऑर्गेनिक सोल्यूट जो है वो एंटर होता है मेसोफिल सेल से, ठीक है। तो जब ये शुगर एंटर होगा तो हाइपरटोनिक कंडीशन होगा ट्यूब सेल में। तो जब हाइपरटोनिक कंडीशन होगा तो क्या क्रिएट होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा। सो व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर? द प्रेशर और द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, फॉर द एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर। तो ट्यूब्स के साथ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपेनियन सेल। तो शुगर जो है वो कंपेनियन सेल को लोड होगा, लेकिन मोस्टली जो है वो ट्यूब्स को क्या होगा? लोड होगा। तो वाटर जो है वो एडजेसेंट जाइलम से मूवमेंट करेगा बाय ऑस्मोसिस। तो पहले जो है वो कंपेनियन सेल वाटर एंटर फ्रॉम द जाइलम वेसल टू द कंपेनियन सेल, और फिर जब कंपेनियन सेल से क्या होगा बेटा? दूसरा स्टेप क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा? ऑस्मोसिस का पहला स्टेप, वाटर विल एंटर फ्रॉम द रूट जाइलम वेसल, from the xylem and vessel, and then from the xylem vessel the water enter into the companion cell, companion cell को दाखिल होगा, और फिर बेटा companion cell से tubes में दाखिल होगा। तो जब tubes में दाखिल होगा, so the water concentration will be increase, water concentration increase होगा। तो कंडीशन फिर क्या होगा सोल्यूशन का? इन द companion in the tube cell वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। और जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा तो फिर क्या क्रिएट होगा? एक बल्क फ्लो मैकेनिज्म क्रिएट होगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब क्रिएट होगा, कहां से क्रिएट होगा? फ्रॉम द सोर्स ऑफ एसिमिलेट यानी लीव से टू द सोर्स ऑफ सिंक और सिंक ऑफ एसिमिलेट, ठीक है। तो सिंक ऑफ एसिमिलेट क्या है? वो सिंक ऑफ एसिमिलेट है, रूट है, अंडरग्राउंड स्टेम है और बर्ड्स है। तो इसी तरह वाटर जो है ये मैकेनिज्म कहते हैं, ये हाइपोथेसिस कहते हैं कि प्रेशर फ्लो में या बल्क फ्लो प्रेशर क्रिएट होगा। जिस तरह फ्लो ऑफ वाटर में जाइलम, रूट जाइलम से लेकर लीव तक पुलिंग फोर्स क्रिएट होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा प्रीवियस टॉपिक में। तो इसी तरह लीव से लेके, लीव टिश्यू से लेके यानी सोर्स ऑफ एसिमिलेट से लेके सोर्स ऑफ सिंक तक यानी रूट तक या बर्ड्स तक या अंडरग्राउंड स्टेम तक एक फ्लो प्रेशर जो है या पुशिंग फोर्स जो है वो क्रिएट होता है। उस पुशिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं? प्रेशर फ्लो कहते हैं या बल्क फ्लो कहते हैं। तो इसी तरह वाटर जो है वो ऑर्गेनिक सोल्यूट जो है वो वाटर के साथ ट्रांसलोकेट होगा टू द सिंक। जब ये सिंक तक ट्रांसलोकेट होता है, सिंक क्या है बेटा? रूट टिश्यूज है, ठीक है, एंड अंडरग्राउंड टिश्यूज है स्टेम का और बर्ड्स है। तो वहां पे क्या होगा बेटा? वहां पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, वहां पे शुगर कम होता है, सक्रोज कम होता है। तो इसी तरह ये ट्रांसफर होगा सिंक तक, ये ऑर्गेनिक सोल्यूट, और वहां पे ये कन्वर्ट होगा इनटू द स्टार्च। तो आप डायग्राम में आप देखिए, डायग्राम प्लीज, डायग्राम, हाँ ये इधर देखो बेटा, पहला ऊपर देखो,
sugar is actively transported into the sieve tubes membrane of the phloem, water followed by osmosis. तो पहले स्टेप में क्या होता है बेटा, शुगर लोड होता है मेसोफिल सेल से फ्लोएम सिव ट्यूब्स तक. फ्लोएम सिव ट्यूब्स को जब ये वाटर सक्रोज लोड होता है ऑर्गेनिक सल्यूट, तो क्या होगा बेटा, वाटर जो है वो भी साथ साथ एंटर होगा बाय ऑस्मोसिस. तो यहां भी ये दो एरोज आप देखते हैं, आप देख रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स है. सो वाटर मॉलिक्यूल्स विल एंटर फ्रॉम द जाइलम वेसल टू द ट्यूब सेल एंड कंपेनियन सेल. तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा स्टेप नंबर 2 में, हाई वाटर प्रेशर डेवलप होगा एट द सोर्स फोर्स. सोर्स फोर्स क्या है, एसिमिलेट फोर्स है, सोर्स ऑफ एसिमिलेट है, यानी लीप एरिया में, लीप फ्लोएम में. ठीक है, द फ्लोएम शेप, द मूव टुवर्ड्स द सिंक. सो फ्लोएम शेप क्या है, व्हाट इज मीन बाय द फ्लोएम शेप, जब ये वाटर एंटर होता है टू द फ्लोएम ट्यूब्स, तो वहां सक्रोज वाटर के साथ हल होगा, और जब इस वाटर के साथ हल होगा तो इस सॉल्यूशन को फिर हम सेफ कहते हैं या फ्लोएम ट्यूब सेफ कहते हैं. अब ये सेफ जो है, ठीक है, ये सेफ असल में एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वहां पे होगा, एक फ्लो होगा, और ये सेफ ऑर्गेनिक सोल्यूट को लेके आएगा फ्रॉम द सोर्स ऑफ एसिमिलेट यानी लीफ से टू द सोर्स ऑफ से रूट तक. तो इधर आप देखें स्टेप नंबर 3 में आप देखें सेंक सेल है. सेंक सेल क्या है, सेंक सेल रूट सेल है, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम सेल्स है, बर्ड सेल्स है. तो यहां पे ये आएगा, ट्रांसलोकेशन होगा ऑर्गेनिक सोल्यूट का. और की हमारे पास क्या है, की ये रेड जो है ये सक्रोज है, और ये ब्लू जो है बेटा ये वायलेट कलर ये वाटर है. ठीक है, तो इधर सेब आएगा. सेब क्या है बेटा, सेब असल में शुगर है प्लस वाटर है. वो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा बेटा, शुगर इज अनलोडेड एट द सिंक एंड वाटर रिटर्न्स टू द सोर्स विया द जाइलम. तो अनलोडेड का मतलब क्या है, अनलोडेड का मतलब ये है कि वाटर जो है वो रिमूव होगा और शुगर जो है वो स्टोर होगा. दिस इज कॉल्ड द अनलोडिंग. और लोडिंग क्या है, लोडिंग ये है कि जब वाटर इन होता है, ठीक है, और ऑर्गेनिक सोल्यूट को हल करता है और सेफ बनाता है. सो दिस इज कॉल्ड द लोडिंग. सो हाउ वी कैन डिफाइन द लोडिंग, लोडिंग मींस दैट व्हेन द सक्रोज एंटर into the phloem tubes and automatically water will also enter by the osmosis. This process, this phenomena, this tendency is called the loading. And what is the unloading? Unloading means then when the organic or the cell shape reach to the sink tissue and the organic solute store and the water is removed, it move again from the sink tissue to the xylem vessel and to the companion cell. This is called the unloading. तो बेटा अब तो ऑलरेडी सिंक सेल्स में बाकायदा क्या है बेटा, हाँ, हाइपरटोनिक कंडीशन है, वाटर ज्यादा है, तो वाटर जो है वो दोबारा बाहर जाएगा यानी एक्सोस्मोसिस होगा. ऊपर जो है इधर स्टेप नंबर 1 में एंडोस्मोसिस होता है यानी वाटर एंटर होता है. ठीक है बेटा, टू द फ्लोएम ट्यूब्स. और नीचे जो है इधर एक्सोस्मोसिस होता है कि वाटर जो है वो दोबारा बाहर जाता है. और क्यों बाहर जाता है, ताकि ये शुगर जो है वो स्टोर हो जाए रूट टिश्यू में या सिंक में और कन्वर्ट हो जाए इनटू द स्टार्च को ये कन्वर्ट होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट. तो यहां पे एज अ शुगर आर रिमूव, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज. शुगर जब रिमूव होगा, ठीक है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा और वाटर जो है वो क्या होगा बेटा, मूव आउट ऑफ द फ्लोएम. तो वाटर जो है वो दोबारा आउट होगा कहां पे, सिंक एरिया में. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिस्टेम्स. बेटा ये बीच में ये जो टॉपिक है, ये चूंकि हम एक्सेलरेटेड कोर्स पढ़ रहे हैं, तो आज का ये जो टॉपिक है दूसरा, ये है ग्रोथ and development in plants. This is the last topic in this chapter. ये last topic है, ठीक है. So zoom please. Okay. Growth and development and plants. First, I will define the growth.
Growth may be defined as increase in the number of cell, increase in the number of cell and size of cell is called growth. जब सेल की नंबर में इजाफा होता है और सेल की साइज में इजाफा होता है, यानी cell multiplication and cell elongation is called growth. And what is the development? Development is basically the process after growth when the cell mature and adopt special shape according to the function. This is called development. Our cell differentiation and maturation is called development. ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये दोनों कोरिलेटिव प्रोसेस है, पहले ग्रोथ होगा और बाद में डेवलपमेंट होगा। तो अब हम ग्रोथ की फेजेस जो हैं वो पढ़ेंगे कि ग्रोथ की 3 फेजेस है। एक है फेज ऑफ सेल डिवीजन, एक है फेज ऑफ एलॉन्गेशन और एक है फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो इस लास्ट स्टेप को हम डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म में ग्रोथ जो होता है इसके 2 फेजेस होते हैं। एक है वेजिटेटिव ग्रोथ होता है जिसमें लीव्स और शूट्स निकलते हैं, और दूसरा फेज है फ्लावरिंग प्लांट्स में ग्रोथ का, वो है सेक्सुअल ऑर्गन्स, यानी सेक्सुअल फेज होता है, यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स बनते हैं और वो सेक्सुअल ऑर्गन है फ्लावर, और फ्लावर के अंदर फिर सेक्सुअल ऑर्गन्स स्टेमन्स है और कार्पेल्स। तो ये ग्रोथ जो है प्लांट की जुवेनाइल टिश्यूज होते हैं या एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, उन तमाम एक्टिव डिवाइडिंग सेल को हम मेरिस्टेम्स कहते हैं या एम्ब्रियोनिक टिश्यू कहते हैं। इन क्लास 9 यू ऑलरेडी डिस्कस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द एम्ब्रियोनिक actively dividing tissue or cell that responsible for the growth, ठीक है। और वो ग्रोथ क्या होगा, प्राइमरी ग्रोथ होगा और सेकेंडरी ग्रोथ होगा। तो नेक्स्ट इमेज प्लीज। देखो बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, एक है एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम। तो सबसे पहले मैं डायग्राम में आपको ये इमेजेस ये स्टेजेस दिखाता हूं। देखो बेटा, जोन ऑफ सेल डिवीजन, ये पहला जोन है, पहला फेज है। यहां पे सेल जो है एक्टिवली डिवाइड होते हैं। ये नीचे आप देखें रूट टिप पे, रूट केप, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं, ठीक है। और फिर जब ये एक्टिवली ये सेल डिवाइड होंगे तो फिर सेल की साइज में इजाफा होता है। तो दूसरा जोन हमारे पास क्या होगा, दूसरा जोन होगा जोन ऑफ इलांगेशन। इस दूसरे जोन में सेल डिवाइड नहीं होते, बल्कि यहाँ पे जो पहले से सेल बने हैं डिवीजन से बने हैं, वो सेल इनकी साइज में इजाफा होता है। जब सेल्स की साइज में इजाफा होता है तो इसको फिर हम क्या कहते हैं बेटा, जोन ऑफ इलांगेशन कहते हैं। और फिर जब इलांगेशन होगा तो इलांगेशन के बाद फिर क्या होता है बेटा कि सेल्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, यानी जोन ऑफ मैच्योरेशन होता है। तो यहां पे एपिडर्मल सेल, ठीक है, और कार्टिकल सेल, ठीक है बेटा, ये जोन ऑफ एलांगेशन है, इन जोन ऑफ डिवीजन है। और जोन ऑफ मैच्योरेशन क्या है कि जब रूट की एपिडर्मल सेल से रूट हेयर्स डेवलप होते हैं, तो ये रूट हेयर्स का, द डेवलपमेंट ऑफ रूट हेयर्स इज कॉल्ड मैच्योरेशन फेज ऑफ द एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट, ठीक है बेटा। जब रूट हेयर्स निकलते हैं ना रूट की एपिडर्मल टिश्यू से, तो ये रूट की एपिडर्मल टिश्यू का क्या है बेटा, कौन सा स्टेज है, कौन सा फेज है, जोन ऑफ मैच्योरेशन है और जोन ऑफ डिफरेंशिएशन है। इसको हम डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो बेसिकली जोन ऑफ एलांगेशन एंड जोन ऑफ डिवीजन जो है ये ग्रोथ में आती है, और जोन ऑफ मैच्योरेशन जो है ये डेवलपमेंट में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले ग्रोथ होगा, और ग्रोथ में पहले डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल होगा, फिर इंक्रीज इन साइज होगा, साइज में इजाफा होता है, और फिर जब ग्रोथ कंप्लीट होगा तो बाद में फिर डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट क्या है कि जब एपिडर्मल सेल से रूट हेयर्स डेवलप होते हैं, रूट के एपिडर्मल सेल से रूट हेयर्स डेवलप होते हैं, तो ये डेवलपमेंट स्टेज है। और या जब स्टेम एपिडर्मस से
या लीफ एपिडर्मल सेल से स्टोमेटा बनते हैं, तो ये स्टोमेटा जो है ये भी डेवलपमेंटल फेज है या मेच्योरेशन ऑफ लीफ एपिडर्मल सेल है। तो चलो अब आते हैं थ्योरी की तरफ। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम क्या है बेटा? द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट in the root tip cell or shoot tip cell are present in the root tip, ठीक है बेटा, and stem tip are called meristematic tissue, apical meristem। तो apical meristem वो है बेटा कि जब कहां पे ये मौजूद होते हैं, ये मौजूद होंगे स्टेम टिप में और रूट टिप में। नीचे आप डायग्राम में देखें, यहां पे रूट कैप है, ठीक है बेटा, और रूट टिप है। तो टिप में आप देखें कि यहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल मेरिस्टेम्स होता है, ठीक है बेटा। सो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ द शूट, टिप ऑफ द स्टेम। ओके, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड होते हैं तो तीन किस्म के, देखें बेटा, इज अ रूट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी शूट इज द एपिडर्मिस व्हिच अराइज फ्रॉम द प्रोटोडर्म। सो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब डिवाइड होते हैं तो ये तीन जोन या तीन टिश्यूज बनाते हैं। एक है प्रोटोडर्म, ठीक है, एक है ग्राउंड मेरिस्टेम और एक है प्रोकेम्बियम। तो प्रोटोडर्म से क्या बनता है बेटा? स्टोमेटा बनता है, ठीक है, और एपिडर्मल टिश्यू बनते हैं, एपिडर्मल टिश्यू बनते हैं, स्टोमेटा बनता है और लेंटिसल्स। तो ये स्टोमेटा जो है ये गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है, ठीक है बेटा। और फिर इसके ऊपर जो है एक विक्सी लेयर जो है ये डेवलप होता है जो कि डिसिकेशन को प्रिवेंट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय द डिसिकेशन? डिसिकेशन मींस द डिहाइड्रेशन। डिसिकेशन मीन डिसिकेशन हम खुश्की को कहते हैं कि जब कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर होता है तो वाटर टिश्यू ड्राई होते हैं, तो इस ड्राई कंडीशन को हम डिसिकेशन कहते हैं। तो विक्सी लेयर क्यों एपिडर्मिस के ऊपर डेवलप होता है? ताकि वाटर लॉस ज्यादा ना हो और टिश्यू खुश्क ना हो। ओके, फिर प्रोटोडर्म से क्या बनता है बेटा? प्रोटोडर्म से एपिडर्मल टिश्यू बनते हैं। ओके, ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम से फिर रूट और स्टेम कार्टेक्स बनते हैं, कार्टिकल टिश्यूज बनते हैं और पित्त भी बनता है, ठीक है। और इसी तरह लास्ट में प्रोकेम्बियम है। तो प्रोकेम्बियम से क्या बनता है बेटा? प्रोकेम्बियम से बाकायदा प्राइमरी जाइलम बनता है, प्राइमरी फ्लोएम बनता है और प्राइमरी कैम्बियम बनता है। तो प्रोकेम्बियम वास्कुलर टिश्यू बनाते हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम जो है वो कार्टेक्स बनाता है, कार्टेक्स डेवलप होता है, द कार्टेक्स विल डेवलप फ्रॉम द ग्राउंड टिश्यू एंड द प्रोटोडर्म will develop epidermal tissue of the root, epidermal tissue of the shoot, epidermal tissue of the stem. Next image please. So enlarge the upper. Okay beta, देखो, first apical meristem. The apical meristem will produce three types of tissue. One is the protoderm. These are the primary tissue. These are the प्राइमरी टिश्यू। सो प्राइमरी टिश्यू पहला क्या होगा? ठीक है बेटा, एपिडर्मिस डेवलप होगा, फिर प्रोकेम्बियम डेवलप होगा। सो प्रोकेम्बियम डेवलप प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम। फिर लास्ट ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम जो है वो ग्राउंड टिश्यू यानी पित्त और कार्टेक्स डेवलप करेगा, ठीक है। सो these are the primary tissue and the derivative of the primary meristem or apical meristem. फिर नेक्स्ट आप देखिए लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम यानी लेटरल मेरिस्टेम मींस दैट द टिश्यू डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी टिश्यूज आर कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम्स और प्राइमरी सेल्स आर सेकेंडरी सेल्स। तो ये वास्कुलर कैम्बियम जब बनता है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। फिर प्राइमरी फ्लोएम से और प्राइमरी जाइलम से क्या डेवलप होगा? वास्कुलर कैम्बियम डेवलप होगा। सो वास्कुलर कैम्बियम फिर क्या डेवलप करता है? सेकेंडरी टिश्यू, ये लेटरल मेरिस्टेम है। द वास्कुलर कैम्बियम इज द एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। और फिर
लेटरल मेरिस्टेम से सेकेंडरी टिश्यू डेवलप होते हैं, वो सेकेंडरी टिश्यू है सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। अच्छा, फिर नीचे आप देखें ग्राउंड टिश्यू से यानी पित्त और कार्टेक्स से लेटरल मेरिस्टेम कैसे डेवलप होता है, तो वो है कार्केम्बियम एंड पेरिडर्म है। तो कार्केम्बियम और पेरिडर्म पर सेकेंडरी टिश्यू बनाएगा, वो है कार्क। इस कार्क को हम बार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्क। सो you can write cork is also called bark, and the bark is developed from the two lateral meristem, that is one is the carcambium and one is the periderm. Carcambium क्या है बेटा? ये बार्क का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, और पेरिडर्म जो है वो बार्क का नीचे अंदरूनी हिस्सा है। एंड व्हाट इज द बार्क? बार्क इज बेसिकली द dead brown protective tissue around the stem of woody plants. woody plants के तन्ने के इर्द गिर्द, रूट के इर्द गिर्द जो वुडी टिश्यूज होते हैं, थिक ब्राउन डेड टिश्यूज होते हैं, जो कि अंदरूनी टिश्यू को इन्फेक्शन से बचाते हैं, तो वो क्या है बेटा? वो है बार्क। अब लेटरल मेरिस्टेम को हम डिफाइन करते हैं कि लेटरल मेरिस्टेम्स आर द cylinders of the dividing cell found in gymnosperm and dicots. जिम्नोस्पर्म में होते हैं, डाइकॉट्स में होते हैं, और जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट उन प्लांट्स में ये होता है जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होता है। मानोकाट में और जितने भी हर्बेशियस प्लांट हैं जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, तो उसमें लेटरल मेरिस्टेम नहीं होता। सो लेटरल मेरिस्टेम्स क्या करते हैं बेटा? लेटरल मेरिस्टेम डेवलप होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम से। इसका लोकेशन कहां पे होगा? दे आर लोकेटेड लेटरली, दे आर प्रेजेंट बिहाइंड द एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के बाद ये आते हैं, और they are the derivative of the primary meristem. There are two types of lateral meristem. एक है vascular cambium and another is the carcambium. So the vascular cambium produce secondary vascular tissue. Secondary vascular tissue means that secondary xylem and secondary phloem which conduct water and nutrients and provide added support. तो बेटा ये secondary xylem और secondary phloem is an example of lateral meristem, और ये vascular cambium से डेवलप होते हैं, और secondary xylem and secondary phloem प्लांट के वेट में इजाफा करता है, ठीक है, और इसी तरह एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी xylem और सेकेंडरी phloem बाकायदा ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट में और एसिड ऑफ सेप में, एसिड ऑफ सेप मींस साइल सॉल्यूशन में यानी वाटर ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, शुगर ट्रांसपोर्ट में फ्लोएम इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। अब सेकेंडरी ग्रोथ इन पेरिनल डाइकॉट्स में, जाइम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, किसकी वजह से होता है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है। और सेकेंडरी ग्रोथ जब होगा तो प्लांट के डायमीटर में इजाफा होता है, क्योंकि एडिशनल वास्कुलर बंडल्स ऐड होते हैं, और वो वास्कुलर बंडल्स कहां से ऐड होंगे? लेटरल मेरिस्टेम से ऐड होंगे, और वो लेटरल मेरिस्टेम है वास्कुलर कैम्बियम। तो वास्कुलर कैम्बियम से बाकायदा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप होता है, और इसी तरह कैम्बियम से कार्क डेवलप होता है यानी बार्क डेवलप होता है, ठीक है। तो नीचे आप इस डायग्राम में आप देखिए, एक है हार्डवुड है और एक है सेपवुड। तो सेपवुड लिविंग टिश्यू को हम सेपवुड कहते हैं। तो फ्लोएम ट्यूब्स और कंपेनियन सेल कलेक्टिवली इसको हम सेपवुड कहते हैं। और जब ये टिश्यू वो जाइलम वेसल्स यानी जितनी भी डेड टिश्यूज है फ्लोएम सेल्स है, डेड फ्लोएम सेल्स एंड डेड जाइलम सेल्स, जाइलम वेसल्स, ठीक है। तो ये हार्डवुड है। हार्डवुड जो है ये सेंटर में होता है, स्टेम के सेंटर में होता है, इसका कलर जो है ये डार्क ब्राउन होगा, और वास्कुलर कैम्बियम का कलर जो है वो येलोविश होगा। बार्क जो है आप देखिए बेटा,
बार्क के दो हिस्से हैं, ठीक है, एक है लिविंग फ्लोएम, नीचे आप देखिए एक है लिविंग फ्लोएम है, तीन हिस्से हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला आप देखिए लिविंग फ्लोएम है, फिर दरमियान में कार्केम्बियम होता है और नीचे जो है ये पेरिडर्म होता है। सो बार्क कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, वन इज द लिविंग फ्लोएम, that is the secondary phloem, and one is the carcambium and another is the periderm. So this is the end of this chapter. क्योंकि एक्सेलरेटेड कोर्स है, एक्सेलरेटेड कोर्स में बाकायदा टॉपिक जो है वो स्किप की गई है, तो आप लोग ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, चैप्टर नंबर 10।